आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जम के एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं बात करने वाला हूं पैसे की। ऑफ कोर्स जहां बात पैसे की हो वहां इंटरेस्ट अपने आप चला आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ऐसी टेक्निक्स बताऊं या ऐसी चीजें बताऊं कि जहां पर आप रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं और याद रखिएगा वो भी लीगली। जी हाँ, एक्चुअली जिस कंसेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, इस कंसेप्ट में हम कंपनी के बारे में हम जानते ही हैं बिकॉज हम लोग कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को समझ रहे हैं और साथ के साथ कंपनीज के होने वाले शेयर्स में डील। ऑफ कोर्स आज के टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, डिविडेंड। देखिए, इन्वेस्टर्स दो तरह की सोच रखते हैं, उनके दो तरह के ओपिनियंस होते हैं। एक जो इंस्टेंट प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, लाइक जो कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उससे फिर ट्रांसफर करके कुछ मनी अर्न करेंगे, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग इन शेयर्स। ऑलराइट, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। Where that different type of investors they think they want regular income. जिन लोगों को रेगुलर इनकम चाहिए वो कंपनी के शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड का वेट करते हैं। मतलब सर ऑफ कोर्स डिविडेंड है क्या, सोच के देखिएगा। डिविडेंड सिंपली रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल। ऑफ कोर्स मैंने कंपनी के शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। क्लियर? आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड सर? याद रखिएगा, जनरली आफ्टर क्लोजिंग द फाइनेंशियल ईयर। कब? कंपनी का फाइनेंशियल कंप्लीट होने के बाद क्या करेगी कंपनी? डिक्लेयर करने वाला है कि उससे प्रॉफिट हुआ है और आप लोगों के लिए उसमें क्या हिस्सेदारी है। सर आप लोगों के लिए? हाँ जी, आप लोग शेयर होल्डर्स, आप लोगों ने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो जो पूरे साल हमने काम किया, अब हमारे फाइनेंशियल्स हमको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है और उस प्रॉफिट में हम आपको देंगे क्या? हिस्सा। ऑफ कोर्स इसे समझेंगे हम लीगल प्रोविजन साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को बहुत ही ध्यान से। ऑलराइट, नाउ प्लीज पे अटेंशन। देखिए, डिविडेंड कंसेप्ट में इंटरेस्टिंग बात क्या है। डिविडेंड सिंपली है क्या? तो पहले इसकी एक लीगल डेफिनेशन देते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 35। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसे बोला करें तभी आप सीख पाएंगे। सेकंड थिंग, मैं बार बार इसको बोलने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि आप जब पढ़ेंगे सुनेंगे बार बार ना, उतना ज्यादा आपको याद होगा। एंड आप लोग कॉर्पोरेट लॉज में डील करेंगे, कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे। आप सोच के देखिएगा, आपके अंदर एक ग्रेस होना चाहिए कि कॉर्पोरेट लॉज पर जबरदस्त कमांड है। मैं आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हूं। मैं आपको एक सेक्शन को इंटरप्रेट करूंगा, उसका पूरा पोस्टमार्टम करके समझाऊंगा ताकि आप लोग कहीं पर भी किसी तरह ना अटके। ऑलराइट, आइए सीखते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 35, मेरे बच्चे जानते हैं मैं क्लॉज क्यों बोल रहा हूं। डेफिनेशन में जो सब सेक्शन नहीं होते हैं, डेफिनेशन क्या होते हैं? क्लॉजेस। ऑलराइट, इसके ऊपर मैंने पहले बता रखा है। आइए, सेक्शन 2 क्लॉज 35, सर सेक्शन 2 क्लॉज 35 का डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। क्या कहता है? सिंपल सी बात, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। हाँ सर, डिविडेंड समझाने से पहले इंटरिम डिविडेंड आ गया, बताएंगे। मतलब मैं इतना सा समझा देता हूं आपको अभी कि जो जो प्रोविजन मैं आपको भी डिविडेंड पे बताने वाला हूं वो सब के सब प्रोविजन इंटरिम डिविडेंड पे भी अप्लाई होंगे। और इंटरिम से इतना हिंट दे देता हूं, इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड, वो कौन सा पीरियड होता है? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर जिस डिविडेंड को दिया जाएगा वो हो गया इंटरिम डिविडेंड। क्लियर? आप सुनते चले जाइएगा। हम बता रहे थे कि आपने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, एग्जैक्टली कंपनी के शेयर्स के थ्रू आपने इन्वेस्ट कर दिया, किसमें जाके? शेयर कैपिटल में। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले अब आपको क्या मिलने वाला? रिटर्न। तो डिविडेंड है क्या? इज नथिंग, सो सिंपली रिटर्न ऑन किस पे क्या था? शेयर्स पे। रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल। किस लिए? जिसको आपने सब्सक्राइब की थी। ऑलराइट, सो रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब फॉर and pay to the company by shareholder, pay to the company, of course मैंने कंपनी का शेयर लिया, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? रिटर्न। सो रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, सिंपल डिविडेंड क्या? रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, सिंपल। अब एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं क्या सर ये हमें बार बार मिलता रहेगा? से इसके प्रोविजंस को हम समझेंगे, उससे पहले हम एक बात समझेंगे। सेक्शन 51, सो आई प्रेजेंट दिस सेक्शन 2 क्लॉज 35 रीच व्हेन सेक्शन 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 51 बेसिकली क्या बात करता है? देखिए, मैं आपसे अगर एक बात कहूं, आप किसी चीज के मालिक, आपका हक जब भी बनता है जब अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर दें। देखिए, बात सिंपल सी है। ऑब्लिगेशन पूरे करने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपने अपने ही ऑब्लिगेशन मतलब उसका अमाउंट पे कर दिया हो
तब आपके लिए उसके मिलने वाले बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। लेट्स सी, सेक्शन 51 ने यही समझाने की कोशिश करी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन शेयर्स। मतलब जिस आदमी का जितना अमाउंट पेड अप है उस पर उतना ही डिविडेंड मिलेगा। सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, समझिएगा ध्यान से, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। मतलब सर जितने शेयर्स पर जितना अमाउंट पे ऑफ किया गया है उतना ही डिविडेंड के लिए आपकी एंटाइटलमेंट होगी। नाउ द पॉइंट इज दैट सर कि यहां पर अगर आर्टिकल में प्रोविजन लिखा होगा तभी, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब यहां पर एक बात साफ है कि अगर आर्टिकल कहता है कि अगर जितना भी अमाउंट शेयर कैपिटल, मतलब आपने सब्सक्राइब किया शेयर कैपिटल, उसमें शेयर्स पे जितना अमाउंट आपने पे ऑफ कर रखा है उतने पे ही डिविडेंड मिलेगा, ये प्रोविजन कहां बोला जाएगा? ये आर्टिकल इंसर्ट होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 51 ने साफ साफ कह दिया कि जितना अमाउंट पेड अप है ऑन ईच शेयर उतने ही आपकी एंटाइटलमेंट होगी फॉर द डिविडेंड। क्लियर? तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू, प्लीज बोलना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर इफ आर्टिकल ऑथराइजेज। क्या सर? हाँ, आर्टिकल इस बात को अगर ऑथराइज करता है तभी, सिंपल। अदरवाइज पूरा पैसा दो ना, तभी तो तुमको डिविडेंड देंगे, सिंपल। अब कई बार देखने को देखा गया है कि कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर, ठीक है, शेयर की मान लीजिएगा फेस वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है, फेस वैल्यू। हम यहां बहुत सिंपल से एग्जांपल लेके समझा रहे हैं भी सबको। मान लीजिएगा एक आदमी ने 5 रुपीज उस पर क्या कर दिया है, पेड अप, तो रेस्ट अमाउंट क्या होगा, 5 अनपेड, व्हिच मींस दैट कि मेरी जो, अगर आर्टिकल बोलता है, पहली बात हमने बताई सेक्शन 51 के अंदर, अगर आर्टिकल बोलता है हाँ जी जितना अमाउंट पेड अप है उतने पर डिविडेंड, ऑलराइट, सही है, इस पर नहीं देंगे, ऑफ कोर्स इस पे थोड़ा देंगे, अभी मैंने बताया आपको, आपके ऑब्लिगेशन नहीं है। और इससे पहले मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूं, ये आपकी लायबिलिटी है, आपको कंपनी को पे ऑफ करना है, ठीक है ना। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे हम जानते हैं कॉल्स इन एडवांस, कि अभी कंपनी ने कॉल कितना मांगा था, 5 रुपीज, आपने कंप्लीट पे कर दिया 10, तो ये आपने क्या दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। ऑफ कोर्स कॉल्स इन एडवांस का मतलब समझ रहे हैं ना, आपको कंपनी ने भी मांगा नहीं, उससे पहले आपने दे दिया। सर मजा आ गया, इस पे भी हमको डिविडेंड मिलेगा क्या? आंसर इज नो। सर आर्टिकल में लिखा हुआ नो, ध्यान से सुनिएगा, आपने जो कॉल्स इन एडवांस पैसा दिया हुआ है उस पे इंटरेस्ट मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट देयर मस्ट बी अ क्लॉज, सॉरी प्रोविजन इन द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल इस बात को ऑथराइज करता है कि कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा बिल्कुल इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सर इंटरेस्ट रेट कितना होगा? सी सिंपली सी बात याद रखना है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ठीक लगेगा वो उतना ही इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे। याद रखिएगा शेयर होल्डर इंटरेस्ट रेट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको दो बातें बताई, जितना अमाउंट पेड अप है उतने पर अगर हम बात करेंगे डिविडेंड का, उतने पर हम डिविडेंड का बात करेंगे, तो उसके लिए भी आर्टिकल होना जरूरी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सेकंड मैंने आपको बताया कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट की एंटाइटलमेंट, इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल इस बात को ऑथराइज करे। सेकंड मैंने बोला इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो इंटरेस्ट रेट जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। मतलब सिंपल है, शेयर होल्डर क्यों इंटरफेयर करेंगे? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा जानते हैं, बेटर है कि कंपनी के लिए बेटर प्रोविजंस क्या है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स दे विल डिसाइड द इंटरेस्ट रेट, ऑलराइट। लेकिन याद रखिएगा, चेक कर लीजिएगा पहले कि आर्टिकल में इस बात की ऑथराइजेशन है या नहीं, ऑलराइट। नाउ फर्दर इफ यू अंडरस्टैंड, यहां हमने सेक्शन 51 को डील किया। इसके बाद अगर हम थोड़े जनरल प्रोविजंस को देखें, तो पहले मैं आपको उन पे ले जाने से पहले थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं। आप जानते हैं इंडिया में इस 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, मोस्ट फेमस कंपनीज ने जबरदस्त लेवल पर डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। अगर हम बात करें ओएनजीसी का, कोल इंडिया, गेल, इंफोसिस, आप बिलीव करेंगे एनटीपीसी, इन कंपनीज ने मोर देन, इनके लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड को ऑब्जर्व किया है, मोर देन 5,000 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है ऑन एवरेज। लास्ट 5 ईयर के अगर ऑन एवरेज हम ले लें तो इन्होंने लगभग 4 से 5,000 करोड़, 4 to 5,000 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। आप सोच के देखिएगा, सर क्यों, सर इतना क्यों? आप सोच के देखिएगा,
आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो पहला आपके माइंड में क्या आएगा, आई वांट मनी, आई वांट टू मेक मनी। तो ये कंपनीज और बड़े लेवल की कंपनीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इन कंपनीज हैं ओएनजीसी, गेल, इन्फोसिस, एनटीपीसी, कोल इंडिया, और देयर नंबर ऑफ कंपनीज। मैं आपको टॉप उनकी कंपनीज का नाम बता रहा हूं जिन्होंने भी ऑन एन एवरेज अगर लास्ट 5 ईयर देखें मोर देन 4 to 5,000 करोड़ इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ऑलराइट, अब इस छोटी सी बात को समझाते हुए मैं आपको आगे की बात पे ले चलता हूं ताकि आपको एकदम पकड़ में आ जाए। हमने सेक्शन 2 क्लॉज 35 समझा, मतलब वो डेफिनेशन क्लॉज कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, व्हिच मींस दैट ऑल प्रोविजन एप्लीकेबल ऑफ डिविडेंड शैल आल्सो एप्लीकेबल ऑन इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि 51 में हम बोलते हैं अगर आर्टिकल ऑथराइज करेगा तो ऑन जितना भी हम पेड अप, जितना अमाउंट पेड अप है और किस पे शेयर्स पे, उतना ही एंटाइटलमेंट होगी, उतनी एंटाइटलमेंट होगी किसके लिए, डिविडेंड की। क्लियर है? कॉल्स इन एडवांस पे अगर ऑथराइज करता है आर्टिकल तो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर? एकदम सिंपल बातें, आप सिर्फ सुनो, मैं कह रहा हूं आपको याद हो जाएगा, सिर्फ आप सुनो ध्यान से, समझो, उसके बाद रीड कर लो, गेम ओवर। ऑलराइट, नाउ अब एक और कंसेप्ट समझते हैं। सर डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? डिविडेंड रिकमेंड, याद रखिएगा, डिविडेंड रिकमेंड। अब रिकमेंड का भी मतलब समझ, डिविडेंड की रिकमेंडेशन का होता है परसेंटेज। क्लियर? तो डिविडेंड का अमाउंट और परसेंटेज रिकमेंड होती है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि वही तो समझ सकते हैं कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल्स को स्टडी करने के बाद में। और आप जानते हैं कि इसे कंसीडर करते हैं बोर्ड मीटिंग में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में कंसीडर करते हैं कि कंपनी को कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। सो इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर कहां लिखा होता है? हम कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे सर, हम कहां जाके देखेंगे? आपको बोर्ड रिपोर्ट में देखना है, बोर्ड रिपोर्ट में, और ये बोर्ड रिपोर्ट अटैच होती है विद द बैलेंस शीट। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जनरल मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि जनरल मीटिंग का नोटिस आता है 21 डेज का, उस नोटिस में फाइनेंशियल्स भी आते हैं, उस नोटिस में ही बोर्ड रिपोर्ट की अटैचमेंट होती है विद द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या देखेगा? जो कि फाइनेंशियल्स बता रहा है आपके, प्लस बोर्ड रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना रिकमेंड किया है, क्या चीज, डिविडेंड। ऑलराइट, फिर इसी डिविडेंड की डिक्लेरेशन, याद रखिएगा, रिकमेंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट डिक्लेयर बाय द कंपनी इन एजीएम। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताते हैं मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, और आप जानते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का 4OB ऑर्डिनरी बिजनेस में से ये भी बिजनेस है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो मीटिंग में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहना चाहिए, तो फाइनली कंपनी की एजीएम में शेयर होल्डर्स को अप्रूव करेंगे, याद रखेगा, और वहां हो जाएगा डिक्लेयर। क्लियर? तो दो बातें हमें समझ लेना है, पहला ये कि कहां लिखा होता है, बोर्ड रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट अटैच होती है बैलेंस शीट साथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ इसको रिकमेंड करते हैं, एंड फाइनली ये कहां डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर होता है एन एजीएम। क्लियर? दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंड कर दिया ना परसेंटेज, फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा डिविडेंड का परसेंटेज होगा 5.5%, शेयर होल्डर्स इसे एजीएम में इंक्रीज नहीं कर सकते। बेसिकली याद रखिएगा, इसके लिए आर्टिकल में प्रोविजन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके बारे में प्रोविजन देता है। हाँ देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, काम की है बहुत। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके बारे में लिखा होता है कि वंस अ डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन सच percentage as recommended by the board of directors cannot be increased by the shareholders. Of course, once it is recommended by the board of directors, एक बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड कर दिया, जो भी परसेंटेज जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है 5.5%, इसे इंक्रीज नहीं कर सकता कौन, शेयर होल्डर लोग। लेकिन उल्टा पॉसिबल है, क्या, डिक्रीज पॉसिबल है। शेयर होल्डर ने अपनी मीटिंग में बोला नहीं हम लोग इस पर कितना करेंगे, 4.5, ये पॉसिबल है। तो जनरली मैं आपको बता दूं, आर्टिकल में बात लिखी होती है, आप प्रैक्टिकली इन चीजों को देखेंगे अपनी जिंदगी में, जब आप प्रॉफिट में जाएंगे आप देखेंगे आर्टिकल में लिखा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्टिकल में लिखा होता है, वंस अ डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट शैल नॉट बी इंक्रीज बाय द शेयर होल्डर्स। इंक्रीज नहीं कर सकते सर, डिक्रीज हाँ पॉसिबल है, कंपनी के बेनिफिट में ना, कंपनी के बेनिफिट में, सिंपल। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, एग्जाम में आते हैं और आपके इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे, क्या, सुनो ध्यान से, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड नहीं किया, क्या सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड नहीं किया तो शेयर होल्डर डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। मतलब समझना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बेनिफिट में लगता है इस बार डिक्लेयर करना नहीं चाहिए शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, तो क्या होगा, डायरेक्टर लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ फंड्स
कि रिक्वायरमेंट हमें और काम के लिए है, ठीक है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, अगर अगर देखिए डिविडेंड की रिकमेंडेशन अगर डायरेक्टर नहीं करते हैं तो शेयर होल्डर के पास भी पावर नहीं है कि वो बिना रिकमेंडेशन के डिक्लेयर कर दें। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू से छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, आपको नॉलेज होना चाहिए, क्लियर है। तो हम याद रखेंगे रिकमेंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिक्लेयर इन एजीएम। मेरे बच्चों याद रखना है, एजीएम में डिक्लेयर होता है, ठीक है, रट्टा नहीं मानना है, नॉलेजेबल बात है। ऑलराइट सर, अगर नहीं डिक्लेयर किया तो याद रखिएगा, सॉरी नहीं रिकमेंड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो डिक्लेयर भी नहीं होगा, राइट। एंड इसके अलावा हम बात करें, याद रखिएगा जैसे हमने बता रखा है कि जो उन्होंने रिकमेंड कर दिया उससे ज्यादा वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये प्रोवाइडेड है कि शेयर होल्डर इससे कम डिक्लेयर कर दें, क्लियर। सर बहुत सारे प्रोविजन है, नहीं छोटे छोटे प्रोविजन है, आप सीख रहे हैं, आपको याद हो रहा है, ऑलराइट। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस जनरल सा प्रोविजन बताया, ठीक है, कि इसे रिकमेंड कौन करेगा, ठीक है, और डिक्लेयर कौन करेगा, क्लियर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि सर इंटरिम डिविडेंड क्या है, तो मैंने बताया आपको इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है विच इज डिक्लेयर और पेड मिडिल ऑफ द ईयर। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूं मिडिल ऑफ द ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो है ना, दो टाइम पर आपको डिक्लेयर हो सकता है। इंटरिम का मतलब यहां पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर क्या होता है ध्यान सुनिएगा, या ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम। तो ये आप समझ रहे हैं ना, या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, या फिर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया उसके बाद, लेकिन एजीएम होने से पहले पहले, तो ड्यूरिंग 31 मार्च से और सितंबर लास्ट होता है एजीएम, ठीक है। इस पीरियड में भी अगर डायरेक्टर से चाहे तो डिक्लेयर कर सकते हैं, इसीलिए उसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर, क्लियर। तो इंटरिम डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया मिडिल ऑफ द ईयर किया जाएगा, ठीक है। अब एक बात को समझना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। देखो जो डिक्लेयर कर दिया ना इंटरिम डिविडेंड भी, इस पे भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जैसे कि डिविडेंड पे होते, और जितने प्रोविजन मैं आगे बोलूंगा। अब देखो समझो, डिक्लेयर किया, ठीक है सर, इंटरिम हो या फाइनल हो, दोनों की दोनों, इंटरिम या फाइनल, वंस द इंटरिम और फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड मस्ट बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days। क्या सर? हाँ जी, पेमेंट इनका ठीक 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब फिर चल लीजिएगा वंस फाइनल डिविडेंड या फिर हम बात करें इंटरिम डिविडेंड, वंस डिक्लेयर मस्ट बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। ऑलराइट, सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे अभी बताएंगे, आपको एकदम याद हो गया होगा उम्मीद कर रहा हूं। इसके अलावा भी सुनिए, छोटे से प्रोविजन है, हम फटाफट से सेक्शन 123 को समझते हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये सोर्सेस क्या होंगे। सो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के अंदर हम समझेंगे सोर्सेस, ये आ कहां से आया है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बात पकड़ गए होंगे कि सोर्स पहला क्या होगा इसका, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। इस साल हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से, या फिर इस साल प्रॉफिट अर्न नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर किया था ना, तो आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। दो बातें हो गई ना, प्रॉफिट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर या फॉर दैट ईयर, जिस साल प्रॉफिट अर्न किया उस साल से, या फिर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर थर्ड ऑप्शन क्या होगा, दोनों को मिलाकर, इस साल का भी और प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट मिलाकर। लेकिन सुनिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिक्लेयर करेंगे ना उससे पहले डेप्रिसिएशन और कोई प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं, डेप्रिसिएशन और कोई प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं, उन्हें सेटिस्फाइड कर दीजिएगा, उनके प्रोविजंस को, मतलब उनके लिए प्रोविजंस पहले सेटिस्फाइड होने जरूरी है बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्लियर है। दूसरी बात, जब भी हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन को कंसीडर करेंगे हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के अमाउंट को हमें एक्सक्लूड कर देना है, उसे यहां इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप सोच के देखिएगा कि कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट पे देगा क्या, नहीं, कैपिटल प्रॉफिट पे कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया सकता है। यहां देखिएगा भले ही आर्टिकल में लिखा हो तब भी नहीं। क्लियर। एंड अगर हम बात करें अनरियलाइज्ड गेन या नोशनल गेन्स, इनको भी कंसीडर नहीं करते हैं। जो गेन्स रिसीव नहीं हुए हैं उनको भी हम प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर एकदम। सो ये मैंने कुछ जनरल बातें बोली कि प्रॉफिट में हम लोग जो कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन और कोई भी अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के हमारे कोई लॉसेस हैं तो हम पहले सेट ऑफ करेंगे। क्लियर है, उसके बाद डिक्लेयर कीजिएगा। तो जनरल रिसोर्स क्या हो गया वो सोच के देखो, आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर दैट ईयर और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, या थर्ड मेथड क्या हो सकता है, दोनों को कंपोजिट, दोनों से कुछ कुछ परसेंटेज लेकर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। सर
क्या गवर्नमेंट दे सकता है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट मनी प्रोवाइड कर सकता है। याद देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस बात की गारंटी दे सकती है। जनरली ऐसा कब होता है? देखिए, जब गवर्नमेंट किसी कंपनी के, स्पेशली पब्लिक कंपनीज के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेता है, ऐसे केसेस के अंदर गवर्नमेंट डिविडेंड की गारंटी देता है। तो जिस डिविडेंड की वो गारंटी दे रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, कोई डोनेशन दान नहीं कर रहा है, तो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसी कंपनीज में गारंटी होती है किसकी? गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो वो गारंटी जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हमें कैसे याद रखना है? मनी रिसीव फ्रॉम दी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर सर? लेकिन हमें किसी साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो सिंपल सा काम कीजिएगा ना, क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट्स होंगे ना प्रीवियस ईयर, जिन्हें आपने फ्री रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ है। बेटा याद रखिएगा, सिर्फ फ्री रिजर्व वाला, और कोई रिजर्व मत छेड़ देना, रिवैल्यूएशन रिजर्व मत छेड़ देना, तुम तो कैपिटल को नुकसान कर रहे हो। तो क्या कह रहे हैं? ऐसा प्रॉफिट जो कि प्रीवियस ईयर का था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, और वो कहां ट्रांसफर किया हुआ था? फ्री रिजर्व्स में, उसे यूटिलाइज कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, मैंने पहले बता दिया है, डेप्रिसिएशन और सर हाँ डेप्रिसिएशंस, उनके प्रोविजंस को ध्यान रखना है। एक बात और यहां इंपॉर्टेंट है, जब भी कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? उसी साल के प्रॉफिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व में। रिजर्व में ट्रांसफर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी को आगे पैसे का कभी भी जरूरत पड़ सकता है। इसलिए यहां पर कंपनीज एक्ट ने कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है, याद रखिएगा, उसका कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं बताया हुआ है कंपनीज एक्ट में। सो ये कंप्लीटली डिस्क्रिशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे जितना परसेंटेज कंपनी के बेनिफिट में है उतना फ्री रिजर्व में या अदर रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रहेगा आपको, सिंपल है। तो ये बोर्ड का डिस्क्रिशन है, इसमें याद रखिएगा शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस टॉपिक के अंदर कि हमें ये पता लग गया प्रॉफिट था तो कैसे किया, गवर्नमेंट हमको मनी दे सकता है, हमने डिस्कस किया। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, कहां से, जो कि एक्यूमुलेट कहां किया था? फ्री रिजर्व्स में, उस फ्री रिजर्व्स के अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है एकदम। सर इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? सिंपल से बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंपल। और कब? मैंने बताया जैसा आपको, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या फिर during the period from the close of the financial year till the holding of AGM, holding of AGM इस पीरियड में भी कर सकते हैं। सर इसका सोर्स क्या होगा? इसका पैसा कहां से आएगा? सिंपल है, सरप्लस, आउट ऑफ सरप्लस इन पीएनएल। आप समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो सरप्लस है ना हमारे पास, सरप्लस मेरे बच्चे उसको जानते हो यार, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। सो सरप्लस, आउट ऑफ सरप्लस इन पीएनएल, या तो वहां से इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। सर वहां भी नहीं है तो कुछ नहीं, इस साल का है ना, तो आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसका प्रॉफिट से, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, क्वार्टर का प्रॉफिट है ना, क्वार्टर का, तो प्रॉफिट जनरेटेड इन द क्वार्टर टिल द प्रीसीडिंग डेट, टिल द प्रीसीडिंग कौन सी? क्वार्टर की डेट, सो टिल द प्रीसीडिंग क्वार्टर डेट। सिंपल है, हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, समझो ना, प्रॉफिट जनरेटेड कब? इन द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग डेट, टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग, मतलब आप समझो ना, देखो सिंपल है, अप्रैल से मार्च ले जाओ और क्वार्टर 3 महीना, इस क्वार्टर का प्रॉफिट था ना, तो नेक्स्ट में डिक्लेयर कर सकता है। सिंपल है, एक क्वार्टर में अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। कौन? डायरेक्टर लोग करेगा। सर ये शेयर होल्डर कर सकता है? नहीं, सिंपल है, ये तो डायरेक्टर लोगों को लगेगा कि हाँ कंपनी के बेनिफिट में। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी इसे डिक्लेयर किया जाएगा उससे पहले एक सफिशिएंट अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करेगा डायरेक्टर लोग। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। सर इंटरिम डिक्लेयर क्यों बोल रहे हैं? आप, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बने रहना चाहते हैं, आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो मुझे आपको प्रॉफिट बनाकर देना पड़ेगा। इससे शेयर होल्डर की रिटेंशन बनी रहती है, लोग बने रहते हैं कंपनी साथ में। क्लियर ना? लेकिन सर अगर किसी क्वार्टर में हमको लॉस हो गया तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, बोर्ड डायरेक्टर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, देखिए समझना इस बात को, सपोज कंपनी को किसी क्वार्टर में लॉस हुआ और उसके बाद अगर डिविडेंड, क्या इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? फिर मैं कह रहा हूं कब जा सकता है? प्रोवाइडेड दैट जो पिछला आपने 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया था ना, उसका एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या सर? मान लीजिएगा 5% आपने इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, उसका एवरेज समझ लीजिएगा 5 किया था, तो कितना? 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? मैक्सिमम 5%। तो इंटरिम डिविडेंड की परसेंटेज 5% ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है? कब? जब कोई लॉस हो गया है किसी क्वार्टर में। क्लियर?
क्लियर एकदम। तो क्या करेंगे सर, इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड रेट को निकालेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज मिल जाएगा। उस एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब है, जब लॉस है किसी क्वार्टर में। क्लियर। अच्छा एक बात तो समझो, जब मैंने ये बात बता दी आपको ना, अब आपको एक बात तो समझाएं सर, ये मिलेगा किसको। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चों जो सिर्फ मेंबरशिप समझाए ना उसके लिए चैप्टर एकदम आसान है। मैंने बताया था आपको इसकी एंटाइटलमेंट उस बंदे की होगी जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होगा, और रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे, आरओएम में, रजिस्टर ऑफ मेंबर। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर का सेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, तभी मजा आएगा इंटरेक्शन में। सही, तो मैंने बताया आपको कि एक्चुअली जो डिक्लेयर शेयरधारा है ये किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का मतलब होता है द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, या फिर वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर किसी को ऑर्डर दे दे, मतलब किसको ऑर्डर दे, कंपनी को ऑर्डर दे दे कि मेरा जो डिविडेंड है ना ये मुझे नहीं, इसे मिलना चाहिए। सर ऐसा क्यों करेगा वो, समझाते हैं। अगर ए ने अपने शेयर बेच दिए बी को, ए ने अपने शेयर किसको सेल कर दिए, बी को, तो भले ही अभी शेयर होल्डर तो बी हो गया, लेकिन ए का नाम कहां पर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो ए जो है ना कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा, सर हाँ, उसको ऑर्डर देगा कंपनी को, क्या प्लीज जो डिविडेंड की एंटाइटलमेंट है ना मेरा नहीं है, वो किसका है, बी का, क्योंकि हमारे बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है पहले ही। ऑलराइट, इसके अलावा या हम बैंकर को ऑर्डर कर देंगे। हमारे बात पहला कह रहा है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या फिर या तो एज पर द ऑर्डर ऑफ द शेयर होल्डर, या फिर टू हिज बैंकर। बैंकर मतलब मैंने जैसे अपनी कंपनी, मैंने कंपनी को ऑर्डर दे रखा है कि भाई मेरा जो डिविडेंड है ये मेरे अकाउंट में देना चाहिए, बैंक अकाउंट में, तो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर। अभी इसका तरीका क्या होगा, बहुत ध्यान से रखिएगा। कैश में देना है, कैश मतलब इन द फॉर्म ऑफ चेक हो सकता है, वारंट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हम बोल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कैश में, काइंड में नहीं होना चाहिए। आपने बोला सुनिए इस बार हमने प्रॉफिट अर्न किया है, हम आप सबको कह दे रहे हैं लीजिए मिठाई के डब्बे, नहीं, गिफ्ट या किसी तरह का गुड्स नहीं चाहिए। डिविडेंड अगर मिलेगा तो याद रखिएगा कैश फॉर्म में होना चाहिए। उसकी पेमेंट मेथड क्या हो सकती है, चेक, वारंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। सिंपल। एक बात यहां आपको मैं बता दूं, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये सब की सब खराब हो जाएंगी अगर कंपनी ने, और कौन सी कंपनी हम बोल रहे हैं, पब्लिक कंपनी ने, कौन सी पब्लिक कंपनी ने सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की वायलेशन कर रखी है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। क्या सर, 73 एंड 74 डील्स विद पब्लिक डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर कंपनी डिफॉल्टेड है किसमें, इन पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, ये वायलेशन किया हुआ है डिपॉजिट्स में, याद रखिएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब तक डिविडेंड नहीं मिलेगा तब तक ये डिफॉल्ट ठीक नहीं कर देता। जब तक ये डिफॉल्ट सबसिस्ट रहेगा उन लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेक्शन 123 का सिंपल सा। आई होप वीडियो अपने ध्यान सुनी है तो आपको एकदम याद हो चुका होगा। प्लीज जैसे भी क्वेरीज हो, जितना भी आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आप लोगों का डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, मजे से पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।